बाद स्टार्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मैं इसको एक ब्रीफ में पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ रिवीजन के हिसाब से, कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। राइट? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब हम बात करते हैं तो यानी कि फर्म जो है वो डिसकंटिन्यू हो रही है, डिसकंटिन्यू टू ऑपरेट। ठीक है, यहां पर फर्म डिसकंटिन्यू हो रही है ऑपरेशन से, यानी कि हम कह सकते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज आर क्लोज्ड। कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी अब नहीं होगी। ठीक है, अब ये बाय विल ऑफ पार्टनर्स भी हो सकती है, मतलब पार्टनर्स अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं कि चलो अब हम सब मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें फर्म बंद करनी है, या बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी हो सकती है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इस फर्म को बंद करो, या तो फर्म कोई इलीगल बिजनेस कर रही है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, या फर्म इंसॉल्वेंसी पे आ गई तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, या पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट्स हो गए तो भी दे सकती है। किसी भी रीजन से कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, फिर इसमें जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं इस चैप्टर में वो है, एक तो प्राइवेट डेब्ट वर्सेस फर्म्स डेब्ट। ये थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो प्राइवेट डेब्ट्स है उसमें पार्टनर्स पर्सनल यानी कि प्राइवेट assets are used to repay। पार्टनर्स के जो भी पर्सनल असेट्स हैं वो यूज होंगे। यहाँ पे फर्म्स असेट्स आर यूज्ड टू रीपे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फर्म्स assets never be utilized। फर्म के असेट्स कभी भी यूटिलाइज नहीं होंगे, लेकिन यहां पर पार्टनर्स प्राइवेट असेट्स could be utilized but after paying partners प्राइवेट डेब्ट्स। पार्टनर्स के प्राइवेट डेब्ट्स पे करने के बाद वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो प्राइवेट डेब्ट और प्राइवेट असेट्स ये हैं। अगर ए बी सी डी है, ये है 1 लाख और ये भी 1 लाख, ये है 1 लाख और ये है 120, ये है 1 लाख और ये है 90। ठीक है, और ये है 1 लाख और ये है 0। तो इन केसेस में ए का तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग कैन बी यूटिलाइज। लेकिन बी के 1 लाख के डेब्ट्स हैं जबकि उसके एसेट्स हैं 1,20,000 के, तो बी के 20,000 रुपए फर्म यूज कर सकती है। ठीक है, बी के 20,000 रुपए फर्म यूज कर सकती है। सी के नथिंग, डी के नथिंग, क्योंकि डेब्ट है, असेट्स तो है ही नहीं कोई, तो वो तो अपने ही नहीं डेब्ट पे कर पा रहा।
यहाँ पे भी वो अपने पूरे डेप्ट नहीं पे कर पा रहा अपने एसेट से, तो फिर वो कहाँ से पे करेंगे? तो यानी कि सिर्फ जब उसके एसेट ज्यादा होंगे, प्राइवेट एसेट्स, तभी वो फर्म में कंट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हुआ? इसके बाद इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक है थ्योरी का पार्ट, वो है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। मैं सेक्शंस वगैरह पे भी नहीं जा रही हूँ कि कौन सा पार्टनरशिप का एक्ट कहाँ यूजर है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी लास्ट मोमेंट वाला चैप्टर हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक पे, तो मैं बिल्कुल तुम्हें इसके टेक्निकल चीजों पे बहुत नहीं लेके जा रही हूँ। जो ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, बस उतना ही करवा रही हूँ। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमेशा किस तरह से होगी? पहला, सिक्योर्ड एक्सटर्नल डेब्ट, जो भी एक्सटर्नल डेब्ट है सिक्योर्ड पहले उनकी पेमेंट होगी, फिर अनसिक्योर्ड वालों की पेमेंट होगी, ठीक है। अनसिक्योर्ड करने के बाद जितना भी सिक्योर्ड डेब्ट है पहले उनकी पेमेंट कर दी, फिर अनसिक्योर्ड की कर दी, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और फिर अगर उसके बाद कुछ बच गया, इफ एनी रेजिड्यू, अगर कुछ बचा तो वो बचा हुआ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हमारा इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम सीधा आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। ये नोट डाउन कर लो, फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें हमारे लिए रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक नया अकाउंट है जो इस चैप्टर में आता है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? ये एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब भी समझ में आ गया कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो क्रेडिट होंगे और जो भी लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक वो अकाउंट है जिसके थ्रू हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो दिस इज यूज्ड टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेसिकली हम फॉर्म बंद कर रहे हैं तो हम सारा सामान पैक करके एक कमरे में लाके रख देते हैं, फिर उसमें से हम देखते हैं कि किस सामान का क्या करना है। तो ये वो कमरा है जहां पे सारा सामान लाके रख दिया जाएगा। सारे एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी ईगो छोड़ देंगे, उनकी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उनके सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाएंगे और वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अकाउंट है क्योंकि ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, थोड़े से जो ईगोइस्टिक अकाउंट्स होंगे उन्हें हम साइड में रख देंगे, बाकी सबको हम यहाँ ले आएंगे। समझे? तो एग्जाम में नहीं लिखना ये एग्जाम में बिल्कुल मत लिखना। एग्जाम में लिखने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। दिस इज द अकाउंट व्हिच इज यूज्ड टू क्लोज। So realization account is a nominal nature account. This account is used to close all the ledgers of assets and liabilities with certain conditions. ठीक है, अब पहली एंट्री, to close all assets ledgers। जितने भी असेट्स हैं उनके लेजर को क्लोज करना है। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। हम क्या करेंगे? उसे क्रेडिट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? जितने भी ये असेट्स हैं उनको इंडिविजुअली लिखना है। इंडिविजुअली मतलब हम लिखेंगे
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू मशीनरी, टू गुडविल, ऐसे करके। और बुक वैल्यूज लिखनी है। बुक वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही हैं वो वैल्यूज। तो बुक वैल्यूज हमें लिखनी है, इंडिविजुअली लिखना है। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या है वो देख लो। इसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है, अभी इसको बाद में करते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स। रुको पहले इतना एक एक करते हैं वरना तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर नॉट ट्रांसफर्ड। क्यों नहीं करते? बिकॉज सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। इनके लिए हम सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इनको ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, और हाँ आर नॉट ट्रांसफर्ड। क्यों? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। इनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड, इसमें तो ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर का चक्कर ही नहीं है, इन पीएसआर बहुत है। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इस तरह से कर देंगे हम। क्लियर? इसके बाद डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट नॉट ट्रांसफर्ड। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें कैसे ध्यान रहेगा इतने सारे पॉइंट्स? आपको बस एक हैबिट डेवलप करनी है, जितनी बार क्वेश्चंस करो उतनी बार सारे पॉइंट्स को पढ़ लो एक बार, तो धीरे धीरे आपको 8-10 क्वेश्चंस में ही याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि बस देख लिया और कर दिया, देख लिया और कर दिया, पढ़ा नहीं, जब कोई पॉइंट या पूछ लिया बुक में से, देख लिया और कर दिया, तो आपको ये पॉइंट्स कभी याद नहीं होंगे, फिर कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो ही जाता है। तो आपको सारे पॉइंट्स याद रहें, इसके लिए कोशिश करो कि हर बार एक रीडिंग लगा लो। ठीक है? चल रहा है। नहीं, वो चालू ही है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है बैटरी सेव करने के लिए। वैसे यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ऑडियो की। कोशिश तो पूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री, टू क्लोज ऑल लायबिलिटीज। यहां पर जो हमने कैपिटल और करंट अकाउंट थे, ये कौन से वाले थे? जिनके डेबिट बैलेंस है। ठीक है ना, अगर डेबिट बैलेंस है तभी तो एसेट साइड पे शो होंगे। अब यहाँ पे लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है ना, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है ना।
नाउ द नेक्स्ट इज टू क्लोज ऑल लायबिलिटीज लेजर्स। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो उन्हें क्लोज करने के लिए हम लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर हमने कैपिटल असेट्स को क्रेडिट किया कि असेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, असेट्स का क्लोज कर दिया अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन को डेबिट इसलिए किया क्योंकि असेट्स की वैल्यू 0 होगी तो वो लॉस हो रहा है। यहां पर लायबिलिटीज को डेबिट किया यानी कि लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया। सेम लॉजिक्स चलेंगे, बुक वैल्यू पर होगा और इंडिविजुअली होगा। बुक वैल्यू पर होगा और इंडिविजुअली होगा, ठीक है। अब इसमें भी वही पॉइंट्स आएंगे कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर्ड। क्यों? क्योंकि इनके लिए हम सेपरेट बना रहे हैं। फिर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस नॉट ट्रांसफर्ड। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पार्टनर्स में। ये कैपिटल अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर्ड, separately prepared, distributed among partners। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर्ड ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ क्लेम। जितना क्लेम है उतना ही फंड ट्रांसफर करोगे। जो बैलेंस फंड है, बैलेंस फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, बैलेंस फंड को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। तो बाकी जितने भी फंड हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये सारे फंड आर ट्रांसफर्ड। ठीक है। अब एक आइटम जो कि असेट्स और लायबिलिटीज दोनों से मैच करता हुआ है वो ये कि डेटर्स ऑलवेज transfer at book value without deducting provisions। जो भी डेटर्स पे प्रोविजन होगा वो डिडक्ट नहीं करना, वो पूरा शो करना है, बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ट्रांसफर्ड एज लायबिलिटी। जैसे हम बाकी सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं वैसे ही प्रोविजन को ट्रांसफर करेंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा असेट से भी रिलेट है, हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, हमने यहाँ पे भी लिख दिया, कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये तो अभी हमने सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर किए हैं। अब हम क्या करेंगे, असेट्स को बेचना शुरू करेंगे और लायबिलिटीज की पेमेंट करना शुरू करेंगे। समझे? क्लियर हुआ? ये नोट डाउन कर लो। कर दी असेट्स को क्लोज करने की, एक एंट्री हमने कर दी लायबिलिटीज को क्लोज करने की। अब बारी आती है टू सोल्ड
डिस्पोज ऑफ, रियलाइज, सब एक ही बात है। कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में, इन सबका एक ही मतलब है, असेट्स। अब असेट्स को बेचने में क्या होगा, या तो हम बेच देंगे या कोई पार्टनर ले लेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो बैंक, अगर बैलेंस शीट में बैंक लिखा हुआ है कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में कैश लिखा है तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर हमने सोल्ड नहीं की, किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे करंट लिखने की कोई जरूरत, पीडीएफ बना के मेल कर दो। और हाँ मैम, मैं इसके बाद जा रहा हूँ, मेरे भाई को फिर लाता हूँ। ठीक है, ओके। नाम और टेक्स्ट का कोड क्या? कुछ नहीं, जा कर ले। वो बैकग्राउंड में तो कोई बोल रहा है शायद। हाँ हाँ, कुछ नहीं, इग्नोर कर उसे। ओके मैम। अब मैं पढ़ा लूं? तो एक आध क्वेश्चन में तुक्के मारे हो, आप समझ जाओगे, तो ये समझा देना मैं। ठीक है, अब मैं पढ़ा लूं, तू कुछ बोलेगा तो नहीं? हाँ पढ़ा लो। क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है साइमल्टेनियसली। ओके ओके। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है टू सोल्ड, डिस्पोज ऑफ और रियलाइज असेट्स। एक ही बात है इसमें, या तो अगर बैलेंस शीट में लिखा है कि कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट से कर दोगे, अगर कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट से कर दोगे, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे। टू रियलाइजेशन, क्योंकि असेट का अपना अब नेचर खत्म हो चुका है। अब अगर कोई भी असेट सोल्ड हो रही है तो वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो हम रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये हमारा होगा एग्रीड या रियलाइज्ड वैल्यू से। जो भी हमारी एग्रीड या रियलाइज्ड वैल्यू होगी उससे हम डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। ठीक है, इसमें इफ realized value of any asset is not given, then book value ही आपकी realized value होगी। मान लो आपको लिखा ही नहीं कि डेटर्स कितने में रियलाइज हुए और डेटर्स की बुक वैल्यू थी 50,000, तो वही उसकी रियलाइज्ड वैल्यू होगी, एक्सेप्ट गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिर्फ गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन तो हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, नील करेंगे, बट बाकी सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ही रियलाइज्ड वैल्यू होगी। सेम ट्रीटमेंट, सेम एंट्री is passed for unrecorded asset। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अब निकल कर आता है तो ये नहीं कि उस एसेट का अकाउंट बना देंगे। अब तो हम क्लोजर पे चल रहे हैं, तो जब क्लोजर पे चलते हैं तो नए अकाउंट्स ओपन नहीं करते। अगर हम एंटी सोशल पीपल बनने की कगार पर आ गए हैं कि हम लोगों से सोशलाइज नहीं होंगे तो हम एग्जिस्टिंग रिलेशंस को नमस्ते नमस्ते करते चले जाते हैं, तो कोई नए रिश्ते थोड़ा ना बनाएंगे। पहले वालों से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं, नहीं क्या बनाए। सही बात है, तो वही वाली सही बात है कि हम कोई भी न्यू लेजर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को वही सेम ट्रीटमेंट देंगे जो कि हम अपने नॉर्मल एसेट्स को दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर सेल किया है तो कैश या बैंक और पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल। अब
पैसा इकट्ठा कर लिया, पेमेंट कर दे। फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, सेम। अब पेमेंट करनी पड़ रही है तो वो तो नुकसान है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। वही वाली बात, पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, हम कैपिटल ही करेंगे, इसमें करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिए भी होंगे तो करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे कैपिटल में ट्रांसफर करके, और सब कुछ कैपिटल के थ्रू ही करेंगे। और ये भी वही एक्चुअल अमाउंट पे, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट हमने पे किया है, इसमें भी इफ अमाउंट पेड टू एनी लायबिलिटी is not given, then book value is treated as payment। ठीक है, ध्यान क्या रखना है इसमें और पॉइंट्स का? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, provision for doubtful debts are not paid। ये कभी पे नहीं होते हैं। सिर्फ ओनली ईपीएफ इज द सिंगल फंड, क्योंकि ईपीएफ हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। दिस इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी टुवर्ड्स whom? एम्प्लॉयज। टुवर्ड्स एम्प्लॉयज वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, सो इट इज टू बी पेड। ओनली ईपीएफ इज पेड, बाकी कोई हम पे नहीं करते। दूसरी बात, इफ एनी असेट एंड लायबिलिटी म्यूचुअली adjusted each other, मतलब अगर मान लो किसी क्रेडिटर ने ये बोल दिया कि हम ये फर्नीचर हम ले लेंगे अपनी फुल सेटलमेंट पे, या ये बिल्डिंग हम ले लेंगे, तो इस तरह से, या बैंक लोन है, बैंक ने कहा कि ये बिल्डिंग हम ले लेते हैं लोन के बदले में, तो कोई भी अगर एसेट या लायबिलिटी म्यूचुअली एडजस्ट कर रहे हैं ईच अदर, then no entry is passed। हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस तरह से ये हमने असेट्स और लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी। गॉट इट? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बताओ मुझे। श्योर? पक्का? श्योर? मेहुल? ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करते हैं। अच्छा सुनो, एक पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया था सेशन की स्टार्टिंग में। वो पॉइंट ये है कि dissolution of partnership और dissolution of partnership firm, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी थ्योरी का जो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी ना, तो उस थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था
फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब रिलेशनशिप चेंजेस, जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहा है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ऑपरेशनल एक्टिविटीज शट डाउन हो गई। मतलब डिसोल्यूशन यहाँ पे तो अब बिजनेस आगे काम ही नहीं करेगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन, ऑपरेशंस चल रही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा होता था चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सब हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आता है। जबकि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, इसका मतलब है कि हमारी फॉर्म बिल्कुल बंद हो गई। तो हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर्स किए थे, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारे चैप्टर्स थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। हम जो अब लास्ट चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट, नोट डाउन कर लिया? फॉर्म पार्टनरशिप, एक उनका रिलेशनशिप तो चेंज हो रहा है ना, पहले 2 पार्टनर्स के बीच में रिलेशन था, अब 3 पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है, तो अब उनका रिलेशनशिप तो चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। अब लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन में या तो ये लोन असेट साइड पर होगा या ये लोन लायबिलिटी साइड पर होगा। अगर असेट साइड पर है तो हम कहते हैं लोन का डेबिट बैलेंस है, और लायबिलिटी साइड पर है तो क्रेडिट बैलेंस है। तो ये जो डेबिट बैलेंस है इसको तो सिंपल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, जो भी कंसर्न पार्टनर है उस कंसर्न पार्टनर के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये लोन का डेबिट बैलेंस था, क्लोज हो गया, खत्म। क्रेडिट बैलेंस में हम सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सबसे पहले तो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होता है, फिर पार्टनर्स लोन डेबिट होगा, पार्टनर्स लोन डेबिट हो गया, ये होके पार्टनर्स कैपिटल, ये हम कंडीशन है, पार्टनर्स कैपिटल में तब करेंगे व्हेन कैपिटल अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मतलब हमने रियलाइजेशन की सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस सब डाल दिया, असेट टेक ओवर, लायबिलिटी टेक ओवर सब डाल दी। वो डालने के बाद अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है और पार्टनर्स लोन है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, फिर बचा हुआ अमाउंट हम कैश या बैंक के थ्रू पे कर देंगे। समझे? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस है मतलब हमें उससे इतना पैसा लेना है, डेबिट बैलेंस का मतलब हमें पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट्स है, और पार्टनर्स लोन हमारा क्रेडिट बैलेंस है मतलब हमें पैसा देना है। तो जितना पैसा हमें लेना है हम पहले उसको एडजस्ट करेंगे, फिर बचा हुआ देंगे ना उसे। लॉजिकली हम उसको क्यों देंगे पैसे, पहले हम पहले अपना तो वसूल लें, उसके बाद हम दे देंगे बचा हुआ, तो दे दिया बचा हुआ। अब इसमें अगर एनी बैलेंसिंग फिगर एट डेबिट और क्रेडिट साइड
is transferred to realization account. कोई भी डेबिट या क्रेडिट साइड अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो वो हमारी रियलाइजेशन में चली जाएगी. इफ लोन इज settled through any asset, then credited to realization account. जैसे असेट की एंट्री होती है वही होगी. अगर उसने कोई एसेट टेक ओवर कर लिया तो ठीक है, हम क्रेडिट में लिख देंगे उसके रियलाइजेशन के, क्योंकि असेट सोल्ड करने पे किसी पार्टनर के लेने पे भी तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, वैसे ही लिख देंगे. ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया है. ये मैंने तुम्हें अभी पूरा एक कॉन्सेप्ट खत्म करा दिए हैं. अब एक कॉन्सेप्ट वाइज हमारा खत्म हो चुका है. ठीक है, अब मैं तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बता देती हूँ एक बार, सो दैट तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना. और ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर बता देती हूँ. हो गया? ऐश तेरा हो गया? एसी ऑन कर दो तुम, उधर में लग रहा है. ऐश तेरा हो गया बेटा? सबसे पहले टू जितने भी असेट्स हैं जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी, तो जितने भी असेट्स हैं उनको इंडिविजुअली हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया सबको बुक वैल्यू पे. यहाँ पे सारी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, अगर यहाँ डेटर्स है और उसका कोई प्रोविजन है तो वो यहाँ आ गया. कोई भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ईपीएफ, सब यहाँ आ गए. तो ऐसे करके सारे यहाँ पर आ गया. ये भी सारी बुक वैल्यू. बुक वैल्यू का मतलब फिर से मैं यही बता रही हूँ, बुक वैल्यू का मतलब हो गया जिसपे असेट्स जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही हैं. ठीक है, अब यहाँ अब डिफरेंस देखो, यहाँ हम असेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जब पेमेंट की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट के थ्रू पे करना है. यानी कि हम अब क्रेडिटर्स को हमने कितना पे किया इनर कॉलम में लिखेंगे. ये वैल्यू सारी बाहर के कॉलम में आ रही है. ये सारी बाहर के कॉलम में आ रही है. अब बैंक कॉलम में क्रेडिटर्स इनर कॉलम में, बिल्स पेएबल, लोन, सब एक्सपेंसेस और टोटल करके यहां लिखेंगे. कोई भी असेट्स जब सेल कर रहे हैं, अब बैंक लिखना है या कैश लिखना है ये इस पे डिपेंड करेगा कि बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया है या कैश एट बैंक दिया है. और बैंक में फिर वही लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये वैल्यूज यहाँ आएंगी और टोटल यहाँ जाएगा. अगर कोई पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो वो यहां आ गया. अगर लायबिलिटी टेक ओवर किया तो यहां आ गई. ठीक है, समझ में आया? तो बस इतना ही आना है, यही वैल्यूज आनी है, तो इसीलिए बहुत ऑर्गेनाइज करके लिखना है. ठीक है, इसके बाद अगर बैलेंसिंग फिगर यहां है तो लॉस, अगर यहां है तो प्रॉफिट, और जो भी आएगा वो
PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स में चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाओगे जैसे बनाते हो, ओपनिंग बैलेंसेस लिखा, असेट लायबिलिटीज टेकओवर लिखे, सारी पेमेंट्स लिख दी। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर हमारी आएगी कैश या बैंक में, क्योंकि अब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो अकाउंट्स क्लोज होने के टाइम पर अब कोई बैलेंस सीडी नहीं आएगा। जो भी कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होगी दैट विल बी द फाइनल सेटलमेंट, और वो फाइनल सेटलमेंट हमारी आएगी कहाँ? कैश और बैंक अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर होगी फाइनल, वो बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट। बस इतनी सी बात कह रही हूँ, क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा ना आगे, और फिर लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे और वो टैली होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी आपके सिलेबस में है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, गॉट इट। तो ये मैंने अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स कराए हैं कि आपको एक रिवीजन मिल जाए पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की, वन शॉट। ठीक है, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखना इलस्ट्रेशंस को, फिर बैक क्वेश्चंस करना। ठीक है, गॉट इट। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.